Wellprint Limited has given the following information. Machinery as on 1st April 50,000, machinery as on 31st March 60,000. मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दिया गया है. उसके बाद आपको दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस. ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000, एक मशीन जो 25,000 की थी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 का था, वॉज सोल्ड फॉर 13,000. प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. सो अपनी नोटबुक में आप ड्रॉ करिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. वाणी आपने वीडियो देख पाए आप? यस सर, थोड़ी सी रह रही है बस लास्ट की. ओके फाइन, चलिए तो हम साथ साथ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. एक मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करिए. मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से, मशीनरी पर्टिकुलर्स अमाउंट. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर्स अमाउंट. दोनों फॉर्मेट आप बना लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. फॉर्मेट ड्रॉ हो जाए बताइएगा. हो गया सर. हो गया, ओके. फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. वाणी आपका ड्रॉ हो गया फॉर्मेट. मशीनरी अकाउंट का एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पर्टिकुलर्स अमाउंट. हो गया सर. हो गया, ओके. श्रेय आप भी ड्रॉ कर लीजिए. मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट. हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर रहे हैं. सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया है, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस. यूजुअली इन्फॉर्मेशन जो होती है हमें इस तरह से दी होती है ईयर के फॉर्मेट में कि ये मार्च 22 का है, ये मार्च 20, इस तरह से दिया हुआ होता है जैसे अगले क्वेश्चन में है. यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट हमें लिख कर दे दिया. डेट पे खास ध्यान देना है, कहीं उल्टा मत लिख देना. ओपनिंग बैलेंस में क्लोजिंग वाला लिख दिया, क्लोजिंग में ओपनिंग वाला लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा. तो ध्यान दीजिए, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, मशीनरी का डेबिट की तरफ लिखेंगे 50,000 ओपनिंग बैलेंस, ये इधर आ जाएगा. साथ साथ आप अपने लिखते भी जाइए. 50 इधर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया 60,000. मशीनरी अकाउंट के हमने दोनों बैलेंस यहाँ पर लिख लिए. ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000. फर्स्ट वाले दोनों काम हो गए. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन ये उल्टी साइड में आएगा. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट की तरफ आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट की तरफ आएगा. मशीनरी अकाउंट से उल्टी साइड में चलता है. दो मेथड हमने कल किए थे. एक फर्स्ट मेथड था, उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, ओनली वन अकाउंट, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनता है. दूसरा मेथड हमने कल किया था, उसमें टू अकाउंट्स बनते हैं, एक मशीनरी अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो ये सेकंड वाला है बिकॉज क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. ये चार ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने पुट अप कर लिए. साथ साथ आप नोट भी करते जाइए. अब क्या है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000, एक मशीन जो 25,000 रुपये की खरीदी गई थी. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे. इसको जूम कर देता हूँ, एक मिनट. एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 15,000.
जब से ख़रीदा तब से आज तक का डेप्रिसिएशन है 15,000 रुपीज़, तो इसे हम लेस कर देंगे 15,000 रुपीज़। तो ये हमारा आज की WDV आ गई 25 माइनस 15, 10,000 रुपीज़। मतलब आज ये मशीन जो है डेप्रिसिएशन कट होने के बाद 10,000 रुपये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इस मशीन को वॉज सोल्ड फॉर 13,000, इस मशीन को हमने बेचा 13,000 रुपये में। ओके, सो सेल हो जाएगी आपकी 13,000 की। 10,000 की चीज़ 13,000 में बेची, ज़्यादा में बेची है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 3,000 का। तो ये मशीन बेचने की इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम अकाउंट में डालेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या डलती है, जो सेल वैल्यू है, मशीन कितने में बेची है 13,000 रुपये में, इस 13,000 को हम लेकर के और यहाँ डाल देंगे बाय बैंक 13,000। इसे मैं अलग से ग्रीन कलर कर रहा हूँ, बाय बैंक 13,000। 13,000 में मशीन हमने सेल करी है, सेल ऑफ मशीनरी। इस मशीन को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है तो डेबिट की तरफ लिखते हैं, लॉस होता है तो हम क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। सो प्रॉफिट हम लिखेंगे डेबिट की तरफ, प्रॉफिट ऑन सेल 3,000 रुपीज़, प्रॉफिट ऑन सेल 3,000 रुपीज़, ये यहाँ पर आपका आ गया। तो मशीन जो हमने सेल करी है इसका हमने सेल वैल्यू डाल ली, प्रॉफिट डाल लिया। एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन, ये दो जगह आएगा। एक बार आएगा आपका मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट की तरफ 15,000, और एक बार आएगा ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट की तरफ 15,000। तो ये दो जगह आ रहा है आपका, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये 15,000, ये आपका 15,000 यहाँ पर आ गया। इस तरह से यहाँ पर ये 15 आ गया आपका। और क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है? और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया है। अब देखिए, जब आपने सारा फिल कर लिया तो मशीनरी अकाउंट आपका इस तरह दिखेगा। क्रेडिट का टोटल इज़ 88,000, डेबिट का टोटल इज़ 53,000। तो डेबिट साइड में कुछ चीज़ मिसिंग है। जो हमने फॉर्मेट सीखा उसमें डेबिट में क्या मिसिंग होता है? परचेजेस। तो परचेजेस को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी आपकी 35,000 रुपीज़। इसे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ। तो ये परचेज हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में चली जाएगी 35,000 रुपीज़। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब आप करोगे तो आपका इस तरह दिखेगा। डेबिट का टोटल 30,000, क्रेडिट का टोटल 25,000। तो क्रेडिट में कुछ मिसिंग है। क्रेडिट में क्या मिसिंग होता है इस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में क्रेडिट की तरफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस करंट साल का डेप्रिसिएशन आता है, तो वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 30 माइनस 25 विच विल बी 5,000। तो बाय डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका आ गया। तो ये हमारे दोनों अकाउंट प्रिपेयर हो गए, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो बाय डेप्रिसिएशन 5,000 है ये हमारा ऑपरेटिंग के टाइम काम आएगा, अभी इसका काम नहीं है, पर बनाना हमने इसको अभी सीख लिया। मशीनरी अकाउंट में मशीनरी परचेज 35,000 कैश फ्लो में डालेंगे, कैश आउटफ्लो, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस 35,000, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस 35,000। सेल करिए मशीन, उससे पैसे मिले 13,000 के, उसको हम डाल देंगे। सेल ऑफ मशीनरी 13,000। ये कैश आउटफ्लो इनफ्लो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। सो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आ गया। नेट क्या हुआ? नेट हमारा आउटफ्लो हो गया 22,000 का। सो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 22,000। मशीन खरीदने पे 35,000 कैश चला गया, कोई दूसरी मशीन बेचने पे 13,000 मिला, तो नेट नेट हमारा 22,000 का आउटफ्लो यहाँ पर हो रहा है। कंप्लीट कर लीजिए अपनी नोटबुक में से क्वेश्चन को। ये फॉर्मेट आपका बहुत ज़रूरी है। निश्चित मानिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का,
ये फॉर्मेट आपका यूज़ होगा ही होगा। ये है कि मेथड 1 का आ जाएगा तो एक बनाना रहेगा, मेथड 2 का आ जाएगा दो बनाने रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर ज़रूर आएगा। आपका कंप्लीट हो जाए बताइएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर हो गया। हो गया, ओके हो गया सर। ठीक है। रिमी का सर रहता है, मेरा भी हो गया। रिमी का भी हो गया, समझ में भी आ गया सबको? ये ओके जी, 27 पे आ जाते हैं हम। ये सब ओके गुड। 27, 27 में क्या है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हमें यहाँ पे निकालना है। ये 21 का डेटा है, ये 22 का डेटा है, दिस इज़ ओपनिंग, दिस इज़ क्लोजिंग। 21 ओपनिंग है, 22 क्लोजिंग है। काफ़ी सारे एसेट्स दिए गए हैं, गुडविल, पेटेंट्स, लैंड, ये सारे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। अब हमने क्या डिस्कस किया था, मेथड क्या है हमारा, कि अगर किसी असेट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको सिंपल प्लस माइनस करके कैश फ्लो में डालना है। किसी असेट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो प्लस माइनस करके डालना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है तो फिर हम वो फॉर्मेट उसके लिए, असेट के लिए फिल करेंगे। सो गुडविल को एक बार अभी छोड़ देते हैं, मैं आपको गुडविल एक्सप्लेन कर दूँ। पेटेंट से हम स्टार्ट करते हैं। पेटेंट इंटेंजिबल असेट है, साल के शुरू में 75 था, साल के एंड में 1 लाख रुपीज़ हो गया, तो असेट इंक्रीज़ हुई है। असेट अगर आपकी इंक्रीज़ हुई है, इट मीन्स आपका कैश आउटफ्लो हुआ है पेटेंट्स परचेज पे। तो हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे परचेज ऑफ पेटेंट्स 25,000 रुपीज़। परचेज ऑफ पेटेंट्स 25,000 रुपीज़। कोई अकाउंट वकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्लस माइनस है बस, क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिख रहा है कि ये 75 से 1 लाख हुआ है, इट मीन्स दिस इज अ परचेज ऑफ पेटेंट्स। लैंड, साल के शुरू में 1 लाख था, साल के एंड में 90,000 रह गया, तो लैंड कम हो गया, हमारे पास से लैंड चली गई। कब असेट चला जाता है, जब हम उसे बेच देते हैं। तो लैंड बेचा, 10,000 रुपीज़ हमें मिल गए। सो हम यहाँ पे कैश इनफ्लो डालेंगे, सेल ऑफ लैंड 10,000 रुपीज़, सेल ऑफ लैंड 10,000 रुपीज़। फर्नीचर, साल के शुरू में 21,000 का था, साल के एंड में 2,46,000 का हो गया। इतना सारा फर्नीचर इन्होंने ख़रीद लिया, क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है, पैसे देकर ही आप खरीदोगे फर्नीचर को। सो परचेज ऑफ फर्नीचर से कैश आउटफ्लो यहाँ पर हो रहा है। परचेज ऑफ फर्नीचर 2,25,000। 225 कैसे आ रहा है, 246 माइनस 21, 2,46,000 माइनस 21,000। 2,25,000 माइनस में लिखना है, सिली मिस्टेक हो सकती है, माइनस प्लस आप लगाना भूल जाओ, तो उसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चौथा, प्लांट एंड मशीनरी। अगेन प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। साल के शुरू में 2 लाख का था, साल के एंड में भी 2 लाख का ही है, ना तो ख़रीदा गया ना बेचा गया, कोई आउटफ्लो नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है इस लाइन का, हम आगे बढ़ते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसके ऊपर हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिस पे 10% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सो 2 लाख रुपए के साल के शुरू में थे, 1,80,000 के साल के एंड में, 2 लाख के साल के शुरू में थे, 1,80,000 के साल के एंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स 20,000 के कम हो रहे हैं। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2022। जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको बुक वैल्यू पे बेचा गया, मतलब ना कोई प्रॉफिट पे बेचा ना कोई सेल पे बेचा, सिंपल यहाँ पर सेल करी गई है। अगर मैं इसका अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने बनाया कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो अकाउंट बनाएंगे,
तो कैसा अकाउंट दिखेगा? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख रुपीज़ का। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,80,000 रुपीज़ का। 2 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, 1,80,000 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे बेच दिया गया। तो हमें दिख रहा है कि 20,000 के यहाँ सेल हुए, तो सेल वैल्यू हमारी बाय बैंक में आती है 20,000 रुपीज़। बाय बैंक ये हमारा सेल यहाँ पर होता है। तो 20,000 यहाँ पे आ गया। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो प्रॉफिट ऑन सेल इसकी मुझे कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लॉस ऑन सेल की भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी हटा दिया। अब 2 लाख का क्रेडिट, 2 लाख का डेबिट, इट मीन्स कुछ परचेज भी नहीं हुआ, कोई बैलेंसिंग फिगर यहाँ है ही नहीं, तो परचेज भी यहाँ पर हुआ नहीं है। तो सिंपल है, बस 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स बेचे गए हैं, उसे हम हमारे कैश फ्लो में डाल देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपीज़। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपीज़ यहाँ पर कैश इनफ्लो हो गया। सो इसके इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन था नहीं, हमें ज़रूरत नहीं थी अकाउंट बनाने की, बट हमने प्रैक्टिस ये बना रखी, हम बनाएंगे तो हमने उसको बना करके एक बार चेक कर लिया। अब जो बात समझने की है वो ये है, देखिए इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर 10% की इनकम होगी, आपको इंटरेस्ट आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स पे 10% का। ₹2 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, 2 लाख पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए मुझे? 20,000 का मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। 10% इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास में, इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास में 2 लाख रुपीज़ के। इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा एक साल का? 20% से हिसाब से 40,000 रुपये, 10% है, 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था। क्वेश्चन ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया नीचे? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इकट्ठा तो हो गया लेकिन मिला नहीं अभी। इंटरेस्ट इकट्ठा तो हो गया लेकिन अभी मिला नहीं है, वो 6,000 रुपये का है। सो टोटल इंटरेस्ट 20 का था, एक्रूड जो है मेरा, जो मिला नहीं है मुझे, वो 6,000 का है। इट मीन्स मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है 14,000 रुपये का है, जो कि मेरा कैश फ्लो में आएगा। टोटल 20,000 मुझे कैश मिलना चाहिए लेकिन 6 अभी मिला नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा कैश फ्लो के लिए 14,000 रुपीज़ का, तो इसको हम कैश इनफ्लो में डालेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 14,000 रुपीज़। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 14,000 रुपीज़। अब इस प्लस माइनस को सबको आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पे माइनस का 2,06,000 आएगा, विच मीन्स नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 2,06,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट इस इन्वेस्टमेंट्स की कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ आएगा जिस पे परसेंटेज लगी हुई है, तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट खुद गिन लेना है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, हमें उस पर इंटरेस्ट खुद काउंट कर लेना है। ये सबसे पहली बात हुई। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। ओके, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स मिले जिसके पहले उसकी इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है, जैसे 8%, 7%, 10%, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर इनकम जो होगी, इंटरेस्ट मिलेगा इस पे हमें, वो इंटरेस्ट हमें खुद गिन के कैश फ्लो में डालना होगा। देखो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है इंटरेस्ट के लिए,
एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है 6,000 का, बट टोटल 20,000 का जो इंटरेस्ट है वो कुछ लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, तो हमने खुद गिन करके डाला है। सो जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा हमें खुद इंटरेस्ट गिनना है और कैश फ्लो के अंदर उसे पुट करना है। जो इंटरेस्ट गिना जाएगा वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे गिना जाएगा। साल के शुरू में मेरे पास में कितने इन्वेस्टमेंट थे उसके ऊपर पूरे साल का गिना जाएगा। जो ये जो नीचे लाइन लिखी है, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च, ये लाइन इसीलिए लिखी गई है ताकि हमें पता पड़े कि जो 20,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं वो साल के आखिरी दिन बेचे, मतलब मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा। ये लाइन लिखने का ये कारण था, इंटरेस्ट के कारण ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है ताकि पता पड़ जाए कि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पूरा साल मेरे पास रहे, आखिरी दिन मैंने 20,000 के बेच दिए और 180 के मेरे पास रह गए, इसलिए इंटरेस्ट पूरे साल का मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों बातें हो गई। अगर परसेंटेज दिया हुआ यहाँ पे तो इंटरेस्ट खुद गिनना है। दूसरी बात, हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर गिनना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें नीचे इन्फॉर्मेशन हो कि इस डेट को बेच दिया, उस डेट को नए खरीद लिए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। एज ऑफ नाउ ओपनिंग बैलेंस पे आपको लेना है, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट है जो मेरे पास पूरे साल के अंदर पड़ा रहा। जब आप पार्टनरशिप अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनते हो वो भी ओपनिंग बैलेंस पे आप गिनते हो। तो इंटरेस्ट जहाँ भी काउंट होता है वहाँ ओपनिंग बैलेंस पे काउंट होता है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। और 20,000 का होना चाहिए, पर क्वेश्चन ने लिख दिया कि एक्रूड 6,000 है, मतलब 6 मुझे मिले नहीं है कैश में, अभी 14 मिले, तो इस साल के कैश फ्लो में 14,000 आएगा। ये 6,000 अगले साल मिलेंगे, तो अगले साल के कैश फ्लो में 6,000 रुपये जाएगा। तो ये आपके कल एक नई चीज़ हमने सीखी थी, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक नई चीज़ है जो हमने आज यहाँ पर सीखी है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में समझना ज़रूरी है, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो आपको करनी होती है। हाँ जी, समझ में आ गया रिम्मी? यस सर। ओके, वाणी को समझ आ गया? यस सर। ओके जी, दक्ष को समझ आ गया है? यस सर। ओके ओके ओके, चलिए अब क्वेश्चन 28 पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो यहाँ पर हमें निकालना है। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 था, अब 10 लाख हो गया। साल के शुरू में 850 था, अब साल के एंड में 10 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म साल के शुरू में 40,000 था, साल के एंड में 1 लाख हो गया। लैंड एट कॉस्ट साल के शुरू में 2 लाख था, साल के एंड में 1 लाख हो गया है। 3 एसेट्स हो गए। नीचे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लैंड के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई नहीं है। तो हम इसके पहले अकाउंट बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी से हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड यहाँ लगेगा, मेथड 1 या मेथड 2? मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, जिसमें One. जिस 1 यूज़ करना है? जिस हाँ जी, मेथड 1। मेथड 1, यस, जिसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बनेगा। सर ये मेथड 1 और मेथड 2 क्या है? हमने 2 तरह के फॉर्मेट सीखे थे मशीनरी अकाउंट के लिए। दो फॉर्मेट हमने बनाए। एक था जिसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट अलग से होता नहीं है, इसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारे पास में है। दूसरा हमने सीखा फॉर्मेट जिसके अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। 2 अकाउंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। दोनों अकाउंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन मोस्टली सेम है, कुछ इन्फॉर्मेशन अलग होती है। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो हमें ये सेकंड वाला मेथड यूज़ करना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें ये फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करना है। जैसे अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया था,
इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया हुआ है, तो सेकंड मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। फॉर्मेट दो अकाउंट हम खींचेंगे, मशीन का एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इस वाले 28 क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है यहाँ पे, तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की ज़रूरत हमें नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट में क्या क्या 6 आइटम है, 1 2 3, 3 डेबिट साइड में, 3 क्रेडिट साइड, 4 क्रेडिट साइड में, 7 आइटम है टोटल इसमें। 7 में से बाकी आइटम जो हमें मिल जाएंगे, एक हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी। समझ आ गया दक्ष? यस ये तो पता था, फॉर्मेट ये नहीं पता था। मेथड 1 आप किसी को भी बन बोल गया। दो, 1 हम उसको बोल रहे हैं जिसमें एक अकाउंट बन रहा है, मेथड 2 उसको बोल रहे हैं जिसमें 2 अकाउंट बन रहे हैं। अदरवाइज किसी को भी आप मेथड 1 बोल सकते हो। मेन बात यही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट यहाँ पर बनेगा। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 850, क्लोजिंग बैलेंस 10 lakhs, दोनों को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 850, क्लोजिंग बैलेंस 10 lakhs। अब नीचे आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। प्लांट एंड मशीनरी पे इस साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 50,000 का। तो ये हमारा बाय डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही आ जाता है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड होता तो ये 50,000 रुपये उस अकाउंट में जाते हैं। यहाँ हमारा एक ही है अकाउंट, तो इसी में 50,000 रुपये चले जाएंगे। Plant and machinery with a book value of 60,000 was sold for 40,000। 60,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी है, उसको हमने 40,000 रुपये में बेच दिया। 60,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी, उसे हमने 40,000 रुपये में बेच दिया। तो सेल वैल्यू 40,000 है, बाय बैंक 40,000 यहाँ पे आ जाएगा, बाय बैंक 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। 60 की चीज़ 40 में बेची तो यहाँ हमें नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है 20,000 रुपीज़ का। तो इसको हम यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डालेंगे 20,000 रुपीज़। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000 रुपीज़। और कोई इन्फॉर्मेशन प्लांट एंड मशीनरी की नहीं है, तो आपका अकाउंट इस तरह से दिखेगा। क्रेडिट का टोटल 11,10,000, डेबिट का टोटल 8,50,000। क्रेडिट का टोटल इज़ 11,10,000, डेबिट का टोटल इज़ 8,50,000। माइनस करेंगे तो डेबिट की तरफ हमें मिल जाएगा कितने की मशीन नई खरीदी है, विच इज़ 2,60,000। ये परचेज़ का फिगर हमें यहाँ से मिल गया। परचेज़ का फिगर यहाँ से आ गया आपका, और सेल का फिगर आपका 40,000 यहाँ से आ गया। बाकी आइटम्स भी काम आएंगे, बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम काम आएंगे, अभी नहीं आ रहे। ये एक प्लांट एंड मशीनरी का काम हो गया, इसको हम डाल देते हैं कैश फ्लो में। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस का 2,60,000, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्लस का 40,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म, साल के शुरू में 40,000 के थे, साल के एंड में 1 लाख के। इन्वेस्टमेंट इसने पहले हमको लिख के बता दिया लॉन्ग टर्म है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, कैश का पार्ट नहीं है। 40 के थे, 1 लाख के हो गए। नीचे क्या इन्फॉर्मेशन है? नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कोई इन्वेस्टमेंट साल के ड्यूरिंग द ईयर बेचा नहीं गया है। अब इन्फॉर्मेशन हम इसका, अगर हम इसका अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट का अगर हम अकाउंट बनाते हैं, तो हमारा अकाउंट कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ हम इसको हटा देते हैं, इधर इसको भी हटा देते हैं। यहाँ सेल आती है हमारी, इधर हमारा परचेज आता है। टू बैंक परचेज। चलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का, क्लोजिंग है 1 लाख का। तो
इधर डाल देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन में 40,000, इधर डाल देंगे 1 लाख। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है कि कोई परसेंट वगैरह लगा हुआ नहीं है, 7%, 8%, इसलिए हमें इंटरेस्ट का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं गया, ऐसा क्वेश्चन ने मुझे बता दिया। तो जो मेरी सेल है, बाय बैंक अकाउंट सेल वाली चीज़ है, दिस इज ज़ीरो, सेल वाली चीज़ यहाँ पे ज़ीरो है। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल यहाँ पे आता है, बेचा ही नहीं गया तो इट इज़ ज़ीरो। प्रॉफिट ऑन सेल अगर होता तो यहाँ पे आता, कुछ सेल हुई नहीं है तो ये भी ज़ीरो है। तो अब सारी आइटम मेरे भर गए, सिर्फ परचेज रह जाता है। परचेज हम निकाल लेंगे 1 लाख माइनस 40,000 इज 60,000 रुपीज़। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया, इन्वेस्टमेंट्स परचेज 60,000। इसे हम डाल देंगे यहाँ पे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइनस का 60,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइनस का 60,000। नेक्स्ट लैंड, लैंड 2 लाख का था आपके पास में साल के शुरू में, एंड में 1 लाख का है। पॉइंट नंबर 3, लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, लैंड को 60,000 प्रॉफिट पे बेचा गया है। इसका अकाउंट बनाते हैं अब हम लैंड का। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। लैंड को जब बेचा गया तो 60,000 प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो प्रॉफिट हम किधर लिखते हैं, गेन ऑन सेल 60,000 हमने इधर लिख दिया। ओपनिंग डाल दिया, क्लोजिंग डाल दिया, प्रॉफिट ऑन सेल हमने यहाँ पर डाल दिया। कितने का बेचा ये हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन ने हमें दिया नहीं है। क्या कोई लैंड परचेज हुआ, ये भी क्वेश्चन ने मुझे बताया नहीं है। बस जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब देखिए क्या पोजीशन है, डेबिट का टोटल 2,60,000, क्रेडिट का टोटल 1 लाख। इसका मतलब क्रेडिट में कुछ चीज़ मिसिंग है। क्रेडिट में क्या क्या आता है लैंड में, क्रेडिट के अंदर आता है सेल ऑफ लैंड। तो कितना हो जाएगा सेल ऑफ लैंड, 260 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1,60,000 बाय बैंक अकाउंट। ये हमारा अकाउंट बन गया। परचेज विल बी ज़ीरो, परचेज यहाँ कुछ नहीं होगी क्योंकि डेबिट साइड वैसे ही ज़्यादा था हमारा। इसका मतलब इस साल में कोई परचेज करी नहीं गई है। तो बाय बैंक सेल से हमें मिल जाएंगे 1,60,000। तो सेल ऑफ लैंड 1,60,000 यहाँ पर आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड 1,60,000। तो सब चीज़ हो गई हमारी, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट्स लैंड सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। टोटल लगा देंगे माइनस प्लस, सबका टोटल मिला के आएगा 1,20,000 रुपीज़, जो कि माइनस में है। इट मीन्स ये नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितना कैश हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम में ले लिया। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा एक मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट रह गया था 27 का, ये एक्सप्लेन करना रह गया था। देखिए गुडविल, क्वेश्चन नंबर 27 में गुडविल आ रहा था, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है गुडविल से रिलेटेड, गुडविल का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। सिर्फ गुडविल 1 लाख से 75,000 हो रही है। साल के शुरू में गुडविल ज़्यादा थी, साल के एंड में गुडविल यहाँ पर कम है। साल के शुरू में गुडविल ज़्यादा थी, साल के एंड में गुडविल यहाँ पर कम है। 25,000 रुपये से गुडविल यहाँ पर कम हो रही है। तो यूजुअली हम क्या मानते हैं कि अगर कम हो रहा होता है असेट कोई, तो वो सेल किया गया है। असेट अगर कम हो रहा है तो सेल किया गया है, ऐसा हम मानते हैं। जैसे लैंड का आप देखें, इसमें 1 लाख से 90,000 हो रहा है, तो 10,000 रुपये के असेट यहाँ पर बेचे गए हैं। लेकिन गुडविल के केस में आपको इसको सेल नहीं मानना है, इसको मानना है कि गुडविल राइट ऑफ करी गई है ना। बाकी असेट्स का सब आप जैसा होता वही रखेंगे। गुडविल अगर कम हो रही है तो आप मानोगे कि राइट ऑफ हुई है। तो राइट ऑफ गुडविल में कोई कैश फ्लो नहीं होता, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये आएगा नहीं। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तब हम सीखेंगे क्या होगा इसका। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये आएगा नहीं। 1 लाख माइनस 75,000
इसका आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं करना है। अगर गुडविल इंक्रीज हो रही होती 1 लाख से 150 हो रही होती तो फिर हम लिखते हैं यहाँ 50,000 का परचेज़ है। अगर इंक्रीज़ हो रही होती तो हम लिखते कि 50,000 का परचेज़ है। डिक्रीज़ हो रही है इसलिए हम इसको यहाँ पर राइट ऑफ मानेंगे, सेल इसको हम नहीं मानेंगे। अनटिल की क्वेश्चन मुझे लिख करके दे दे, क्वेश्चन लिख दे भाई 25,000 की गुडविल सेल हुई है तो बात अलग है, बट अदरवाइज़ हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे कि ये राइट ऑफ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये कैश फ्लो में नहीं आएगा। सो 3 चीज़ें हो गई जो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ध्यान रखनी है। पहला, मशीनरी अकाउंट के फॉर्मेट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तीसरा, गुडविल अगर कम हो जाए तो उसको राइट ऑफ मानना है, सेल नहीं मानना है। क्वेश्चन 29 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मशीनरी आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ परचेज्ड और सोल्ड दिया गया है, ऊपर हेडिंग पे ध्यान देना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने हेडिंग देखा नहीं, हमने इनको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मान लिया और सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। सो परचेस्ड कितना है, सोल्ड कितना है, इन्होंने हमें डायरेक्टली यहाँ पे बना करके दिया है। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स। एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स भी हैं इसमें काफ़ी सारे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, इतना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, डिविडेंड। इसे सॉल्व करते हैं। 29 सबसे पहले मशीनरी है, परचेज और सेल। देखते हैं मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट है क्या। डिबेंचर्स का है, डिबेंचर्स का है, शेयर्स का है, इक्विटी शेयर का है, लैंड का है। मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब मशीनरी को सीधा सीधा डालो। परचेज ऑफ मशीनरी 620, इसको हम डाल देंगे मशीनरी परचेज 620 माइनस में। मशीनरी सोल्ड 2 lakhs, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे प्लस का 2 lakhs। तो मशीनरी परचेज माइनस का 620, मशीनरी सोल्ड यहाँ पर प्लस का 2 lakh। इन्वेस्टमेंट्स खरीदे 240 के हैं, बेचे 80,000 के हैं। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन अलग तरह से दिया गया है ये। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स ₹8,000। अब इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, उस पर बता रहा है हमें कि इन इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ डिबेंचर्स थे, इन इन्वेस्टमेंट्स में कुछ डिबेंचर्स थे, उन पे जो इंटरेस्ट मिला वो 8,000 रुपये का है। उन पे जो इंटरेस्ट मिला वो 8,000 रुपये का है। सो 1 by 1 करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट जो परचेज़ किए वो कैश आउटफ्लो हो गया। जो इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए वो आपका कैश आउटफ्लो हो गया, -2,40,000। जो इन्वेस्टमेंट सेल किए 80,000 के, वो कैश इनफ्लो हो गया 80,000 का। इंटरेस्ट रिसीव्ड इसने खुद ही लिख दिया कि ये मिल गया पैसा, कोई अक्रूड का चक्कर नहीं है। 8,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिला है। इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, उसकी इनकम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, इसलिए हम यहाँ पे 8,000 रुपये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स में डाल देंगे 8,000 रुपीज़। 3 हो गए, परचेज आ गया, सेल आ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स 8,000 यहाँ पर आ गया। सो मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया। अब गुडविल है, पेटेंट्स है। गुडविल के लिए देखते हैं कोई एडजस्टमेंट है क्या। गुडविल के लिए यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखते हैं गुडविल के लिए क्या लिखा है इसने। गुडविल के लिए लिखा है परचेज्ड, क्लियर लिखा है परचेज करी गई है, इसका मतलब यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा परचेज ऑफ गुडविल। यहाँ वैसा नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, गुडविल कम ज़्यादा हो रही है, सीधा उसने हमें दिया हुआ है परचेज करी गई है, तो 1 लाख रुपये हम यहाँ पे आउटफ्लो में डाल देंगे माइनस में। सेल कुछ भी नहीं है, गुडविल में 0 रहेगा। नेक्स्ट आ गया पेटेंट्स। पेटेंट्स बेचे 150 के, खरीदने में 0 है। पेटेंट्स का कोई एडजस्टमेंट है, पेटेंट्स का यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपल है, पेटेंट्स को बेचा 1,50,000 का,
तो ये हमारे लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा। सेल ऑफ पेटेंट्स 1,50,000, सेल ऑफ पेटेंट्स 1,50,000। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स में से कुछ रहता है क्या। पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड 20,000, 20,000 रुपये के डिबेंचर इशू किए थे, उस पे इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया गया है। ये कहाँ पे आएगा? इसको कैसे करेंगे हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में? सर डेबिट साइड पे। कौन सा डेबिट साइड? अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे यहाँ पे, अकाउंट तो यहाँ बना ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ नहीं है, सीधा परचेज सेल था, हमने डाल दिया। सर इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट। नहीं, फर्स्ट वाला पॉइंट तो हमने कर लिया। इंटरेस्ट सर आउटफ्लो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर 8,000 तो हमने यहाँ डाल लिया ऊपर, ये रहा 8,000। जो ये जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड है 20,000, ये कहाँ पे आएगा? सब पेड है तो आउटफ्लो ही आएगा सर शायद। ये Outflow। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है ही नहीं, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यस, ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। कितना उन्होंने स्मार्टली क्वेश्चन बनाया है कि इसमें स्टूडेंट आके ट्रैप हो जाए। तो आपको ध्यान देना है कि दिस इज़ अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसको छोड़ डिबेंचर्स, हाँ, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्रैप कर लेते हैं अपने को। हमें सब कुछ आता है अच्छे से, वो क्वेश्चन बनाते इस तरह से कि हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ही नहीं। अगर हम पूरा कैश फ्लो बना रहे होते, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, तो ये फाइनेंसिंग के अंदर जाता। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिंग में ये नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 20,000। भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें से कुछ डिबेंचर्स थे, उस पर 8,000 का इंटरेस्ट मिल गया, कुछ शेयर्स हैं उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो ठीक है, इसको डाल देते हैं हम 20,000 रुपीज़ डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स 20,000 रुपीज़, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स 20,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3 भी हमारा हो गया। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, ये कहाँ पे आएगा अब? इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश, ओके। देखिए, इक्विटी शेयर इशू करते हो आप, आपने डिविडेंड पे किया, मतलब आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर थे ये, जो कि आपने इशू किए थे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो उसका डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। सर इश्यू थोड़ी कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं डिविडेंड, तो मतलब कहीं किसी के शेयर्स खरीदे थे ना, उस पॉइंट पर 3, डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो पॉइंट 3 हो गया, हम पॉइंट 4 की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज हो गया मैं फिर से इसमें। हम पॉइंट 4 की बात कर रहे हैं वाणी, पॉइंट 3 हो गया हमारा। पॉइंट 4 में डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो, मतलब आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, ये आपकी कंपनी के शेयर हैं जो आपने इशू किए थे, विच इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्लियर वाणी? यस सर। रिमी को समझ आ गया? यस सर। ओके जी। पॉइंट नंबर 5, अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो इन्वेस्टमेंट हमारा और भी है, एक डिबेंचर्स में था, शेयर्स में भी था, अब लैंड भी खरीद रखा है। एंड वॉज लेट आउट, उस ज़मीन को हमने किराए पे दे दिया था फॉर कमर्शियल यूज़, बिजनेस पर्पस के लिए हमने किराए पे दिया था। रेंट रिसीव्ड 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, इस ज़मीन पे हमें 50,000 रुपये का रेंट रिसीव हुआ है, तो इनकम है हमारी इन्वेस्टमेंट से, इसे हम डाल देंगे रेंट रिसीव्ड ऑन प्लॉट ऑफ लैंड, रेंट रिसीव्ड ऑन प्लॉट ऑफ लैंड 50,000 रुपीज़। सारे हो गए, कोई पॉइंट बचा नहीं है, सारे ऊपर से नीचे तक जोड़ लीजिए। नेट आपका आ रहा है 4,52,000 माइनस के अंदर, मतलब इट इज़ अ कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये हमारा आउटफ्लो है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दिस इज़ अ कैश आउटफ्लो। नीचे नोट डाल देंगे, वर्किंग नोट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स
इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपनी बुक में इस क्वेश्चन पे आप गोला मार के रखोगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको परचेज, सेल और इनकम दी गई है 4-5 तरह की। तो इसे आप गोला मार के रखेंगे, एग्ज़ाम के दिन इसको एक बार वापस देखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये अगेन हमारा नॉर्मल फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर, ये सब आपको दिया गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 30। सबसे फर्स्ट क्या, इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड। लैंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, साल के शुरू में 3 लाख था, साल के एंड में भी 3 लाख है, तो कोई फ्लो यहाँ पर हुआ नहीं है, ना परचेज हुआ ना सेल हुआ। इसको देख के ये लगता है कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ होगा। पॉइंट नंबर 1, अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस। जो सरप्लस हमारे पास पड़ा था उससे हमने ज़मीन खरीदी थी। इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, उसको किराए पे दे दिया गया और रेंट हमें मिला 20,000 रुपये का। तो ज़मीन खरीदने बेचने की कोई बात यहाँ पे नहीं है, सिंपल बात है कि हमारे पास जो लैंड है उसके ऊपर 20,000 रुपये का रेंट हमें मिला है। तो हम इसको कैश फ्लो में डालेंगे। रेंट रिसीव्ड ऑन कमर्शियल लैंड 20,000 रुपये। रेंट रिसीव्ड ऑन कमर्शियल लैंड 20,000 रुपीज़। देखिए ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी गई है, पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लाइन लिखी गई है। अगर ये लाइन ना होती तो भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होना था। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने कुछ लैंड खरीदी थी, कभी खरीदी थी, नॉट नेसेसरी कि इसी साल में खरीदी है। पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, उसको किराए पे दिया और रेंट हमें मिल गया। अगर इस साल खरीदी होती तो कुछ हमारा बैलेंस में डिफरेंस आता, 3 लाख बैलेंस वही का वही है। अगर कुछ इस साल खरीदी होती तो यहाँ बैलेंस में डिफरेंस होता। इट मीन्स इस लाइन का, ये जो पूरी लाइन है मैंने इसको ऑरेंज कलर किया है, इसका इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। सो 2 बार ऐसा पॉइंट आ गया है, लैंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है, लैंड पे जो रेंट मिलता है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम होती है, कैश इनफ्लो होता है। सो पॉइंट 1 हो गया, इन्वेस्टमेंट इन लैंड हो गया। नेक्स्ट, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड मतलब कोई कंपनी है दामोदर लिमिटेड नाम की, उस कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे। कितने के खरीदे थे? 1,50,000 के, साल के शुरू में थे, साल के एंड में भी 1,50,000 के। तो ना कोई इंक्रीज़ हुआ ना कोई डिक्रीज़ हुआ। एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट 12%। दामोदर लिमिटेड से हमें डिविडेंड मिला है 12% से। तो 1.5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 12% से आपको यहाँ पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो हम यहाँ पर डालेंगे डिविडेंड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 18,000। 18,000 कैसे आया? इधर वर्किंग लिखी गई है, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। वन लैख 50,000 के शेयर्स हैं, उस पर 12% से डिविडेंड मिल रहा है। 18,000 डिविडेंड यहाँ पर हमको दामोदर लिमिटेड से मिला। पॉइंट नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे हो गया। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट्स और परसेंटेज भी दिया हुआ है 12% का। साल के शुरू में 50,000 के थे, साल के शुरू में 50,000 के थे, साल के एंड में 80,000 के हो गए। तो इसको देख के लगता है कि 30,000 की परचेज करी गई है। नीचे एडजस्टमेंट्स देखते हैं। पॉइंट 3 पेटेंट का है, उसे छोड़ दीजिए। पॉइंट 4 मशीन का है, उसे भी छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 1 लाख। इस साल में हमने 12% इन्वेस्टमेंट जो है
1,00,000 के खरीदे एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 और कुछ इन्वेस्टमेंट्स को बेचा 10,000 के प्रॉफिट पे। तो अब ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, एडजस्टमेंट भी है, इसलिए हम इसका अकाउंट बनाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग हमने यहाँ डाल दिया। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे, तो परचेज इन्वेस्टमेंट्स हम इधर डाल देंगे। टू बैंक 1,00,000, टू बैंक 1,00,000 यहाँ पर हम इधर डाल देंगे। फिर क्या लिखा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचे भी थे 10,000 के प्रॉफिट पे। 1,00,000 के नए खरीदे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को हमने सेल किया 10,000 के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट जो होता है गेन ऑन सेल डेबिट में आता है, ये हमने 10,000 इधर डाल दिया। अब आपका अकाउंट कुछ इस तरह से दिखेगा। डेबिट का टोटल इज 1,60,000, क्रेडिट का टोटल इज 80,000। तो क्रेडिट में कम है, क्रेडिट में क्या मिसिंग होता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमें सिर्फ गेन बताया गया, क्वेश्चन ने कितने के बेचे वो नहीं बताया, वो अभी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। बाय बैंक 80,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बाय बैंक 80,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। समझ आया रेमी? यस सर। ओके, तो अब ये परचेज और सेल दोनों हम डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स परचेज 1,00,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,00,000 आउटफ्लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 80,000 यहाँ पर इनफ्लो यहाँ पर आ गया। अभी इन्वेस्टमेंट का काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ परचेज सेल किया है, इसके इंटरेस्ट की बात अभी बाकी है। इस पे 12% का इंटरेस्ट बनेगा, किस पे गिनेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे हम गिनेंगे। तो 50,000 पे 12% हम गिनेंगे, 6,000 आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6,000, 50,000 इंटू 12/100 या इधर साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहीं से बोलेगा नहीं, परसेंटेज अगर लगी हुई है तो आपको खुद गिन करके उसका इंटरेस्ट कंसीडर करना है। पॉइंट नंबर 5 हो गया हमारा, बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट्स तक का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 6,00,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 7,50,000 है। क्या कोई एडजस्टमेंट है? यस एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं इसका, प्लांट एंड मशीनरी का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ है नहीं, तो सिर्फ मेथड 1 से एक ही अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी पहले ओपनिंग क्लोजिंग डालेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,00,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,50,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,00,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,50,000। तो ये 6,00,000 और 7,50,000 हमने यहाँ से लेकर डाल लिया। अब एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 4 में। अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। एक मशीन 80,000 की थी, कॉस्ट ऑफ मशीन 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, उस मशीन पे जब से खरीदी तब से आज तक का डेप्रिसिएशन 30,000 का है। तो लेस आज तक का डेप्रिसिएशन 30,000 का है। इसकी WDV या बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 - 30 इज़ 50,000 रुपीज़। वॉज सोल्ड फॉर 35,000, इसको बेचा कितने में? 35,000 में। ये 35,000 यहाँ पे हो गया। 50,000 की चीज़ 35,000 में बेची तो देयर इज़ लॉस। लॉस ऑन सेल कितना है? 50 - 35, 15,000 रुपये। अब हमारे फॉर्मेट में इसको डाल लेते हैं। फॉर्मेट में क्या क्या आता है? पहले तो जो मशीन बेची, बाय बैंक यहाँ पर आपका
सेल की वैल्यू डाल दी 35,000। ये जो 35,000 सेल है इसे हमने यहाँ पर ले लिया, 35,000 इधर आ गया। लॉस ऑन सेल ये भी क्रेडिट की तरफ आता है, ये भी हमने 15,000 यहाँ पर लिख लिया। लॉस ऑन सेल 15,000। बस ये इस फर्स्ट वाले मेथड में दो ही चीज़ होती है, सेल कितने की हुई, प्रॉफिट है तो डेबिट में लिख दो, लॉस है तो क्रेडिट में लिख दो, और कुछ इसमें नहीं आता सेल से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन मुझे बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सारी मशीनों पे मिला के 70,000 का, वो मेरा यहाँ पर आ गया 70,000 डेप्रिसिएशन। अब हमारा मशीनरी अकाउंट कुछ इस तरह दिखेगा। क्रेडिट का टोटल इज 870, डेबिट का टोटल इज 6 लाख। क्रेडिट का टोटल इज 870, डेबिट का टोटल इज 6 लाख। डेबिट में कुछ मिसिंग है, वो क्या होता है, परचेज ऑफ मशीनरी, तो वो आपका हो जाएगा 2,70,000 परचेज ऑफ मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 2,70,000। तो हमें मशीन का डेटा मिल गया, इसे हम कैश फ्लो में डाल देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी परचेज माइनस का 2,70,000, ये परचेज किया था। सेल किया मशीन का 35,000 का, ये आ गया आपका 35,000। तो मशीन का दोनों डेटा हमारे परचेज और सेल भी यहाँ पर आ गए हैं। दो पॉइंट और रह जाते हैं, पेटेंट्स एंड गुडविल। पेटेंट्स 1 लाख के थे, 70,000 के रह गए, नीचे एडजस्टमेंट भी है, तो हम पेटेंट अकाउंट बना लेते हैं। पेटेंट्स का अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 1 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे 70,000 का। दोनों बैलेंस हमें बैलेंस शीट में से मिल गए, 1 लाख इधर है, 70,000 इधर है। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया, पेटेंट्स रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। 20,000 रुपये के पेटेंट हमने राइट ऑफ किए। कल हमने डिस्कस किया था कि टेंजेबल असेट्स के केस में तो होता है डेप्रिसिएशन, इनटेंजेबल असेट्स के अंदर होता है एमोर्टाइजेशन या फिर राइट ऑफ। चीज़ सेम है, नाम अलग अलग हैं, ताकि पता पड़े भाई इंटेंजिबल का है या टेंजिबल का है। तो यहाँ पर हमें बताया 20,000 का राइट ऑफ है, तो हम इसको यहाँ डाल देंगे क्रेडिट की तरफ 20,000। बाय P&L एमोर्टाइजेशन है राइट ऑफ 20,000 रुपीज़। सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। कुछ पेटेंट्स को बेचा गया था 10,000 रुपये के प्रॉफिट पे, तो ये 10,000 रुपये गेन ऑन सेल इधर हम डाल देंगे 10,000। तो ये पेटेंट्स का सारा डाल दिया डेटा। डेबिट का टोटल इज 1,10,000, क्रेडिट का टोटल इज 90,000। तो क्रेडिट से कुछ मिसिंग है, हमें दिख रहा है भाई गेन हुआ है सेल पे, मतलब कुछ बेचा गया होगा, सेल का फिगर यहाँ पर मिसिंग है। बाय बैंक 20,000 सेल ऑफ पेटेंट्स। परचेज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल है 20,000 की। इस 20,000 की सेल को हम डाल देंगे कैश फ्लो में, सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000 रुपीज़। लास्ट रह जाता गुडविल। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 150 है। एडजस्टमेंट्स कोई नहीं है गुडविल का, तो सिंपल गुडविल इंक्रीज हुई, मतलब इट इज़ परचेज ऑफ गुडविल। 50,000 की गुडविल यहाँ परचेज हुई है। अगर डिक्रीज होती तो हम राइट ऑफ मानते, फिर कुछ नहीं करते। इंक्रीज हो रही है इसलिए परचेज है, सिंपल हम डालेंगे परचेज ऑफ गुडविल 50,000 आउटफ्लो। ये आपका परचेज ऑफ गुडविल 50,000 का आउटफ्लो हो गया। सब चीज़ हो गई है, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सारे बैलेंस शीट आइटम हो गए, सबको जोड़ लो। सबको जोड़ोगे तो माइनस का 2,41,000 आएगा। दिस इज़ द कैश आउटफ्लो। तो हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, 2,41,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा कैश यूज़ हो गया है। तो ये पूरा आपका कैश फ्लो रहेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तीनों आपके वर्किंग नोट में आएंगे। एक वर्किंग नोट और है, जो असेट बेचा उसका लॉस की कैलकुलेशन, ये भी आपका वर्किंग नोट में आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस 4 वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में बनेंगे। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये,
एनी डाउट्स क्वेश्चन 30 में? रिमी समझ आ गया 30? यस सर। ओके जी, वाणी आपको समझ आ गया है? यस सर। दक्ष को समझ आ गया? यस सर। ओके, सो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं रिपीटेटिव है, ये पॉइंट्स रिपीटेटिव है। हर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन से इनमें से कोई पॉइंट आने वाला है। तो आपको अगर एक बार कोई एडजस्टमेंट करना आ गया तो सारे क्वेश्चन में उसी तरह से होगा। तो गिने चुने एडजस्टमेंट्स हैं 20-25, उनको आपने कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर थ्रू है। चलिए, तो क्या ये हमारा क्वेश्चन 30 हो गया। कल फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम क्लोज करते हैं।